राजू जो कि राजमिस्त्री का काम किया करता है। अब जैसे ही उसका काम जहाँ पे वो कर रहा था वहाँ से कंप्लीट होता है तो वह वापस अपने घर जाने के लिए बस स्टैंड पर पहुँचता है। वहाँ जाने के बाद वह देखता है कि उसकी वो पत्नी जिससे उसका तलाक का केस चला हुआ है वो अच्छी तरह से तैयार होकर उसकी 3 साल की बेटी को लेकर कहीं जाने के लिए बस स्टैंड पर बस की बाट में खड़ी हुई है। अब जैसे ही राजू अपनी पत्नी और बच्ची की तरफ देखता है, पिछले 6 महीने से उसने उसे देखा नहीं था, तो उसके बाद वह उनकी तरफ देखता ही रह जाता है। लेकिन तभी जो राजू की पत्नी होती है जिससे उसका तलाक का केस चल रहा है वो राजू की तरफ गुस्से भरी निगाहों से देखने लगती है। इसके बाद राजू के चेहरे पर भी गुस्सा आ जाता है और वह अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। इधर जो उसकी पत्नी थी उसने भी अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया था। लेकिन इसके बाद इन दोनों में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। क्या होता है इससे आगे पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के सारंगपुर के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहा करता है जिसका नाम है राजू। राजू के परिवार में राजू की माँ है और एक उसकी छोटी बहन है और राजू शादी के योग्य हो गया है। राजू राजमिस्त्री का काम किया करता है और उसी से अपना घर का गुजर बसर किया करता है। अब जैसे राजू शादी के योग्य हो गया था तो जो उसकी माँ है उसकी शादी की चिंता करती है और उसकी शादी के लिए इधर उधर लड़की ढूंढने लगती है। थोड़ा बहुत ढूंढने पर उसे एक लड़की मिल भी जाती है पास ही के गांव से जिसका नाम था मंजू। अब मंजू से राजू की शादी तय कर दी जाती है और इस बात से राजू को कोई ऐतराज नहीं होता क्योंकि उसकी माँ ने उसके लिए लड़की ढूंढी है और राजू अपनी माँ का कहा माना करता है। वो बड़ा ही आज्ञाकारी बेटा है और अपनी माँ के कहे अनुसार वह मंजू से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ दिनों बाद मंजू और राजू दोनों की धूमधाम से शादी करा दी जाती है और शादी होने के बाद जो मंजू होती है वो दुल्हन बनकर राजू के घर में पहुंच जाती है। अब यहाँ पर जाने के बाद मंजू अच्छी तरह से अपने पति की देखभाल किया करती, अच्छी तरह से घर को संभाला करती। लेकिन जो राजू की बहन है वो बात बात पर अपनी भाभी को नीचा दिखा दिया करती और छोटी छोटी बातों में उसका कसूर निकाला करती और उससे लड़ाई करने लगती है। अब इन बातों को पहले तो जो मंजू होती है वो ऐसे ही छोड़ देती है, कहती है कि कोई बात नहीं। लेकिन जैसे धीरे धीरे समय बीतता है तो समय के साथ साथ उसकी ननद का टॉर्चर और भी ज्यादा बढ़ गया था। 1 साल बाद मंजू को बच्चा होने वाला था, उसकी डिलीवरी का समय नजदीक था। लेकिन तभी उसकी जो ननद होती है वो किसी छोटी सी बात को लेकर उसे बहुत जोर से लड़ाई कर देती है। इसके बाद जो मंजू होती है अपनी सास को बताती है लेकिन उसकी सास भी उसे समझा देती है, कहती है कि बेटी कोई बात नहीं, ये कितने दिन है यहाँ पर, कल को इसकी शादी हो जाएगी और ये अपने ससुराल चली जाएगी और फिर ये वहाँ से लौटकर वापस नहीं आएगी। अब इसके बाद मंजू भी चुप लगा जाती है और उसके बाद उसकी डिलीवरी हो जाती है। अब जैसे उसकी डिलीवरी हुई थी तो उसने एक लड़की को जन्म दिया था और इस बात को लेकर भी उसकी ननद उससे ताना मारने लगती है। अब इन सभी बातों को सुनकर मंजू फिलहाल चुप रहती है। लेकिन जैसे उसकी हालत थोड़ी सी ठीक होती है तो उसके बाद इस बारे में वो अपने पति से बात करती है, कहती है कि आपकी बहन छोटी छोटी बातों पर मुझसे लड़ाई किया करती है और मैं इन बातों से परेशान हो गई हूँ। आप ऐसा करो अपनी बहन को समझा दो, ये सब कुछ अच्छी बात नहीं है। अब इसके बाद जो राजू होता है वो उल्टा अपनी पत्नी को ही समझा देता है और कहता है कि इसकी बातों पर ध्यान मत दिया करो, आज नहीं तो कल इसकी शादी हो जानी है और शादी होने के बाद ये अपने ससुराल चली जाएगी। ऐसा कहकर वह भी अपनी पत्नी को समझा देता है और धीरे धीरे इसी तरह से कुछ दिन और बीत जाते हैं। अब मंजू और राजू की शादी को 2.5 साल हो गए थे और इन 2.5 सालों के दौरान जो उसकी ननद थी उसने एक बार भी अपनी भाभी की भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं की थी और छोटी छोटी बातों को लेकर अपनी भाभी से लड़ाई किया करती थी। अब जो मंजू थी वो भी इन बातों से बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी और इसके बाद वह अपनी ननद से लड़ाई करने लगती है। अब जैसे वो अपनी ननद से लड़ाई करती है तो उसकी सास एक बार उसको समझाती है लेकिन वो नहीं मानती और कहने लगती है कि माँ जी इसका तो रोज का हो गया है, मैं कब तक सहन करूंगी। अब जो मंजू की सास होती है वो अपनी बेटी की ओर लेती है लेकिन जो मंजू होती है वो अपनी सास को भी खरी खोटी सुना देती है। धीरे धीरे शाम होती है और शाम के समय राजू अपने काम से वापस आता है और वापस आने के बाद जैसे पूरी कहानी उसकी आंखों के सामने आती है तो वह अपनी पत्नी पर डांट लगाने लगता है। उसकी पत्नी सभी बातों को चुपचाप खड़ा होकर सुनती रहती है और किसी भी बात पर अमल ना करने का प्रण ले लेती है। राजू काफी देर तक अपनी पत्नी मंजू को समझाता और समझाने के बाद सोचता है कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन दोस्तों उसके बाद ये कहानी रोज रोज की हो गई थी। अब रोज रोज जो मंजू होती है अपनी ननद से लड़ाई किया करती और साथ में अपनी सास से भी लड़ाई किया करती और जब उसका पति उसे समझाया करता तो चुपचाप ऐसे ही खड़ी रहा करती। अब इन सभी चीजों से राजू बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और एक दिन अपनी पत्नी पर हाथ उठा देता है।
अपनी उस पत्नी पर उसने हाथ उठा दिया था जिससे वो बहुत ही ज्यादा प्यार किया करता था, लेकिन आज उसकी पत्नी के ऐसे व्यवहार की वजह से उसे उस पर हाथ उठाना पड़ता है। अब मंजू के ऊपर जैसे राजू हाथ उठाता है तो मंजू को भी इस बात की बहुत ज्यादा नाराजगी होती है और वह रूठ कर अपने मायके में चली जाती है। वहां जाकर अपने पिता को इन पूरी घटनाओं को बताती है, पूरी कहानी को सुनाती है और उसका पिता जो होता है मंजू का, वह उसे समझाता है, कहता है कि बेटी ऐसा नहीं किया करते। हर घर के अंदर थोड़ी बहुत नोकझोंक तो हो जाया करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम लोग अपने घर को छोड़कर ऐसे अपने मायके में आकर बैठ जाओ। लेकिन जो मंजू थी उसे अपने पिता की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है और इतनी ही देर में मंजू का बड़ा भाई वहां पर आ जाता है। अब मंजू का बड़ा भाई जैसे ही वहां पर आया था वह पूरे मामले को समझता है और मामले को समझने के बाद अपने जीजा के अंदर बहुत सारे खोट निकालने लगता है। उसके बाद जो मंजू होती है इन बातों को सुनकर उसे भी ये बात सही लगती है और वह भी अपने भाई का साथ देने लगती है। अब जो बड़ा भाई होता है वह अपने पिता से कहता है कि पिताजी ऐसे काम नहीं चलेगा, बहन काफी दिनों से परेशान है और कई बार इसने फोन पर मेरे से बात भी की थी, क्योंकि उल्टा लड़ाई करने का आइडिया उसके भाई ने ही दिया था। जब मंजू इस बारे में अपने भाई को बताती है तो उसका भाई फोन पर ही उससे कह देता है कि तू सहन मत कर, तू उल्टा जवाब देने लग। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। और उसी जवाब के कारण आज उसकी बहन यहाँ पर आ गई थी और जब मंजू का भाई मंजू के पति को उल्टा सीधा बोल रहा था, उसके बारे में गलत गलत बातें कह रहा था, तो इस बात से मंजू को फिलहाल कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तभी अचानक से जो मंजू का भाई होता है वो कहने लगता है कि बाबूजी अब ऐसे काम नहीं चलेगा, अब तो हमें अपनी बहन का तलाक कराना ही होगा। अब इस बात को सुनकर जो मंजू होती है एकदम से घबरा जाती है और वो अपने भाई से मना करने लगती है, कहती है कि भैया ऐसा मत करो, तलाक की क्या जरूरत है, कुछ दिनों में यहाँ पर रहूंगी तो उसके बाद मुझे अपने आप लेने के लिए आ जाएंगे, थोड़ा बहुत गुस्सा होगा और वो गुस्सा भी खत्म हो जाएगा। लेकिन जो मंजू का भाई होता है वो उसे उल्टा सीधी बातें बताने लगता है। वह कहता है कि जब तुम तलाक का केस डाल दोगी तो उसके बाद फौरन से वो तुम्हें लेने के लिए आ जाएगा और अपनी गलतियों की यहाँ पर माफी मांगेगा और उसके बाद ही तुम उसके पास जाना। अब इस बात को सुनकर मंजू ना चाहते हुए भी तलाक के लिए राजी हो जाती है। मंजू का भाई एक वकील को लाता है और वकील उसके तलाक के पेपर तैयार करवाता है और उन पेपरों पे मंजू साइन कर देती है। उसके बाद जो राजू होता है उसके पास तलाक का नोटिस आता है और जैसे ही राजू इस तलाक के नोटिस को देखता है तो एकदम से गर्म हो जाता है। वह सोचने लगता है कि इतनी सी बात पर भला कौन तलाक देता है। इसके बाद जो राजू होता है उस तलाक के नोटिस को लेकर अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ को उस तलाक के नोटिस के बारे में बताता है। उसकी माँ इस बात को सुनकर बड़ी हैरान और परेशान हो जाती है और वह अपने बेटे से कहने लगती है कि बेटा मैंने तो तुमसे पहले भी कहा था कि अपनी पत्नी को मनाकर वापस ले आ, मुझे पहले से इस बात का डर था, तो तू अब ऐसा कर, अब जाकर अपनी पत्नी को मनाकर वापस ले आ, इन कोर्ट कचहरी के चक्करों में कहां तक घूमता फिरेगा। लेकिन जो राजू होता है उसे ये बात बहुत ही बुरी लगती है कि उसकी पत्नी ने इतनी छोटी सी बात को लेकर उसके खिलाफ तलाक का केस दर्ज करा दिया और इसी वजह से जो राजू होता है वो अपनी पत्नी को मनाकर लाने से मना कर देता है और उस तलाक के केस को लड़ना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद वह अपना वकील खड़ा करता है और अपनी तरफ से भी कई तरह के एलिगेशन मंजू के ऊपर लगा देता है। इधर जो मंजू का भाई था वह मंजू की तरफ से केस लड़ रहा था और उसने भी ढेर सारे एलिगेशन राजू के ऊपर लगा दिए थे। कई तरह की बातें लिखवाई गई थी कि शराब पीता है, कमाता धमाता नहीं है और दहेज भी मांगता है। इसी तरह से जो राजू का वकील होता है वह भी मंजू के ऊपर तरह तरह के एलिगेशन लगा देता है और उन्हीं एलिगेशनों के साथ वो केस चलता रहता है। राजू की माँ जब भी इस बात को सोचा करती है तो उसे बड़ा ही बुरा लगता है, क्योंकि उसके बेटे का घर इतना अच्छे से बस रहा था लेकिन उसकी बेटी की वजह से उसका घर उजड़ गया। तो उसके बाद जो राजू की माँ होती है वो अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढने लगती है और कुछ ही दिनों में जल्दबाजी में अपनी बेटी की शादी एक दूसरे घर में करा देती है। उसके बाद बेटी की शादी हो गई थी और शादी होने के बाद राजू और राजू की माँ ही घर के अंदर रह जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है, उनका केस चलता रहता है और केस को चलते हुए 6 महीने बीत गए थे। अब जैसे 6 महीने केस को चलते हुए बीते थे तो राजू अक्सर काम के सिलसिले में घर से बाहर रहा करता है। वह बाहर से तारीख ले लिया करता और वापस अपने काम पर चला जाया करता। किसी दूसरे काम में उसने काम करने का ठेका ले रखा था और उस ठेके को कंप्लीट करने के बाद एक दिन वो वहां से वापस अपने गांव लौटने के लिए बस स्टैंड पहुंचता है। लेकिन जैसे वो बस स्टैंड पर पहुंचता है तो वह देखता है कि उसकी वही पत्नी मंजू जिससे उसका तलाक का केस चल रहा है वो उसकी छोटी सी बच्ची को लेकर सज धज कर कहीं जा रही है, उसके साथ कुछ सामान भी है। उसके बाद जो राजू होता है वह अपनी बेटी की तरफ देखने लगता है, क्योंकि 2.5 साल तक वो बेटी उसके पास रही थी लेकिन पिछले 6 महीने से वो अपनी माँ के पास है। अब जैसे ही राजू को मंजू देखती है तो मंजू के चेहरे पर गुस्सा साफ साफ दिखाई देता है और मंजू के इस बेमतलब के गुस्से को देखकर राजू भी एकदम से अपने चेहरे पर गुस्सा ले आता है
है और अपना मुंह दूसरी तरफ करके वहीं पर खड़ा हो जाता है। उन दोनों के बीच में ज्यादा फासला नहीं था, लेकिन दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में मुंह कर खड़े हो गए थे। इतनी ही देर में जो राजू की बेटी होती है, जो मंजू के पास थी, वो धीरे धीरे राजू के पास पहुंच जाती है और उसके कपड़ों को पकड़कर हिलाने लगती है। अब जैसे ही राजू देखता है पीछे मुड़कर कि कौन उसके कपड़ों को पकड़ रहा है, तो एकदम से उसकी बेटी थी और उसकी तरफ देखकर वो एकदम से पापा कहती है। अब जैसे उसकी बेटी ने उससे पापा कहा था, तो इस बात को सुनकर जो राजू होता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह वहीं पर फूट फूट कर रोने लगता है। इसके बाद वह अपनी बेटी को गोद में उठा लेता है, लेकिन इतनी ही देर में मंजू पीछे मुड़कर अपनी बेटी को ढूंढने लगती है, लेकिन वह देखती है कि उसकी बेटी तो अपने पापा के पास चली गई है और उसकी गोद में अच्छी तरह से खेल रही है। अब तभी वह एकदम से राजू के पास जाती है और झट से अपनी बेटी को अपने पास ले लेती है और दूर लेकर बैठ जाती है। अब इस बात को देखकर राजू को भी बड़ा ही गुस्सा आता है, लेकिन वो अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं कहता। थोड़ी देर तक वह सोच विचार करता है। सोच विचार करने के बाद अपनी पत्नी मंजू के पास जाता है और उससे कहता है कि ये बेटी तुम्हारी अकेले की नहीं है, इस पर मेरा भी अधिकार है। मेरी बेटी को मुझे दे दो और मुझे इसे खिलाने दो। लेकिन मंजू उसे साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि ये बेटी मेरी है और मेरे ही साथ रहेगी। अब इसके बाद दोनों में थोड़ी बहुत कहासुनी होती है और कहासुनी के दौरान वो सारे एलिगेशन जो मंजू ने राजू पर लगाए थे और राजू ने मंजू पर लगाए थे, अगर मंजू भी कह देती है कि तुमने इस तरह की बातें लिखवाई हैं, तो उसके बाद जो राजू होता है वह बताता है कि ये सारे एलिगेशन मैंने नहीं लगाए, ये तो मेरे वकील ने कहा था कि अगर तुम इस तरह से बातें नहीं लिखवाओगे तो तुम्हें सजा हो सकती है। इधर जो मंजू होती है वो भी बता देती है कि ये सारे एलिगेशन मैंने नहीं लगवाए, ये मेरे भाई ने लगवाए हैं। लेकिन मंजू को राजू की बातों पर विश्वास नहीं होता और वह उससे कहने लगती है कि खाओ अपनी बेटी की कसम कि तुमने ऐसा कुछ भी कोर्ट केस में नहीं लिखवाया। तो उसके बाद जो राजू होता है वो अपनी बेटी के सर पर हाथ रखता है और कहता है कि मंजू, मैं अपनी बेटी की कसम खाता हूं, ये सारी चीजें वकील ने ही लिखवाई हैं और उसी ने कहा था कि इस तरह की बातें लिखवा दो वरना तुम्हें जेल हो जाएगी। अब अपने पति की इन बातों को सुनकर जो मंजू है वो समझ जाती है कि हम दोनों का जो रिश्ता टूटा है उसमें हम दोनों की किसी की भी कोई गलती नहीं है, केवल हमारे परिवार वालों की वजह से रिश्ता टूटा है। क्योंकि जो कुछ भी हुआ था उसमें मंजू के भाई का भी बराबर हाथ था, इधर जो राजू की बहन थी उसका भी बराबर हाथ था। उसके बाद मंजू राजू से बात करने का मन बना लेती है और उससे बातें करने लगती है। पहले तो वो टॉन्ट मारते हुए कहती है कि अब तो तुम खुश हो गए ना, अलग से रहा करते हो, ना ही मैं तुम्हारी जिंदगी में हूं ना ही तुम्हारी बेटी जिंदगी में है। इसके बाद जो राजू होता है कि कौन भला इस तरह से खुश रह सकता है जिसका परिवार भी उसके पास नहीं हो। अब मंजू कहती है कि क्यों, अगर तुम खुश नहीं थे तो तुम मुझे लेने के लिए क्यों नहीं आए। तो राजू बताता है कि मैं तुम्हें लेने के लिए आने ही वाला था, मेरी मां ने मुझसे पहले ही कहा था कि बहू को जाकर ले आ, लेकिन जिस दिन मैं तुमको लेने के लिए आने वाला था उसी दिन तुम्हारा तलाक का नोटिस मेरे पास पहुंच गया था और उसे देखने के बाद मुझे बड़ा ही गुस्सा आता है और मैं सोच विचार में पड़ जाता हूं कि इसे लाकर क्या फायदा होगा। अगर आज मैं कैसे तैसे करके इसे मना कर ले भी आया तो उसके बाद फिर से लड़ाई कर देगी और मुझसे तलाक लेकर रहेगी। तो इसी वजह से मैंने तलाक का केस लड़ने का फैसला किया और मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, यहीं तक हम दोनों का साथ देखा था। अब इस बात को सुनकर दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझ चुके थे कि दोनों एक दूसरे से दूर रहकर खुश नहीं है और दोनों को एक साथ रहना चाहिए। क्योंकि मंजू और राजू दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे, वो तो घर वालों की वजह से वो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे। तभी जो मंजू उससे पूछने लगती है कि ये बताओ तुम्हारी बहन कैसी है। उसके बाद वह बताता है कि उसकी याद तुम्हें क्यों आ गई, वो तो तुम्हें ताना मारा करती थी ना, बार बार तुमसे लड़ाई किया करती थी ना। लेकिन जो मंजू होती है वो अपने पति से कहने लगती है कि कोई बात नहीं, लड़ाई करती थी तो क्या हुआ, आखिर वो मुझसे छोटी है और मैं ही इन बातों को कुछ ज्यादा सीरियस ले गई। तो राजू मंजू को बताता है कि उसकी तो शादी करवा दी है माँ ने, जब तुम वहां से रूठकर आ गई थी और तलाक का नोटिस आ गया था तो उसके बाद माँ ने उसके लिए जल्दबाजी में लड़का ढूंढा और उसकी शादी कर दी। अब शादी होने के बाद वो अपने ससुराल में रहा करती है और यहाँ पर तो कभी कभार एक दो दिन के लिए आया करती है। ऐसा कहकर जो राजू होता है वहां से जाने लगता है, कहता है कि ठीक है मंजू, तुम जहां जा रही हो वहां पर चली जाओ और मुझे अपने घर जाना है। इसके बाद वह बस की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन मंजू उसको रोकती है और रोकने के बाद उससे माफी मांगने लगती है। वह फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि राजू मुझे माफ कर दो, मैंने अपने हंसते खेलते परिवार को बेमतलब की ही उजाड़ दिया। मैंने अपने भैया की बातों को माना और भैया की बातों को मानने के बाद तुम्हारी बहन और सासू माँ से लड़ाई कर दी और इसी कारण से हमारा परिवार पूरी तरह से टूट गया और अब मैं नहीं चाहती कि हम दोनों एक दूसरे से अलग रहें और हम दोनों एक साथ रहेंगे। इसके बाद जो राजू होता है मंजू से कहने लगता है कि मंजू, कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज में मेरी भी गलती है। अगर मैं उस दौरान तुम पर हाथ नहीं उठाता तो शायद ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसके बाद जो मंजू होती
होती है वो राजू से माफ़ी मांगती है और राजू मंजू से माफ़ी मांगता है और दोनों एक दूसरे से अपने सारे गिले शिकवे मिटा लेते हैं। इसके बाद राजू मंजू से कहता है कि ठीक है मंजू, अब मैं चलता हूं। लेकिन जो मंजू होती है वो राजू के साथ साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। वह अपनी बेटी को और अपने कुछ सामान को साथ लेती है और साथ लेने के बाद राजू के साथ साथ उसी बस में चढ़ जाती है जिस बस के अंदर राजू जा रहा था। अब राजू उससे पूछता है कि तुम्हें कहां जाना है, तो वो कहती है कि जहां पर तुम जा रहे हो वहीं पर मैं जाऊंगी और आज से मैं अपने ससुराल में ही रहूंगी। इसके बाद जो राजू होता है वह भी इस बात को सुनकर बेहद ही खुश हो जाता है और अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर सीधा अपने घर पहुंच जाता है। जैसे ही अंदर घुसने के बाद उसकी सास अपनी बहू को देखती है तो एकदम से खुश हो जाती है और भागकर उसे अपने गले से लगा लेती है। लेकिन जो मंजू है वो आते ही एकदम उनके पैर पकड़ लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है और माफी मांगने लगती है। कहती है कि माँ जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं अपने भाई के शिकायत में आ गई थी और इसी वजह से मैंने आपसे बहुत कुछ उल्टा सीधा कह दिया। लेकिन उसकी सास उससे कहती है कि बेटी कोई बात नहीं, गलतियां इंसान से हुआ करती हैं और तुमसे भी गलती हो गई। अगर तुम आज यहाँ पर आई हो तो मेरे हिसाब से तुमने अपनी गलतियों को सुधार लिया होगा। उसके बाद जो मंजू होती है उससे कह देती है कि हाँ माँ जी, आज से मैं यहीं पर रहूंगी और पूरा परिवार एक साथ हंसी खुशी रहने लगता है। राजू पूरी कहानी अपनी माँ को बताता है और बताता है कि इसके भाई ने इसको उल्टी सीधी बातें बता दी थी और उन्हीं को सुनने के बाद ये छोटी से लड़ाई किया करती थी। तो राजू की माँ उसे बताती है कि मैंने भी तेरी छोटी बहन को बार बार समझाने की कोशिश की थी लेकिन वो समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। अब जैसे वो गई है तो उसे पता चल गया है कि ननद का रिश्ता कैसा होता है, क्योंकि राजू की जो बहन थी उसकी ननद भी उसे बार बार परेशान किया करती थी। लेकिन जब भी वो अपनी मम्मी के पास फोन किया करती कि माँ यहाँ पे मेरी ननद मुझे परेशान कर रही है, तो वह उससे कह दिया करती कि बेटी तूने भी तो अपनी भाई की पत्नी को इसी तरह से परेशान किया था, तो इसमें हम भला क्या कर सकते हैं, तुम्हें वहीं पर रहना होगा और वहीं पर अपना समय व्यतीत करना होगा। इसके बाद जो राजू की बहन थी उसको इन सभी रिश्तों की समझ आ जाती है और जब एक दिन वो अपने भाई के घर पर आती है तो आकर अपनी भाभी से माफी मांगने लगती है। कहती है कि भाभी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैंने तुम्हारे साथ जो किया था वो अनजाने में किया था। मैं समझती नहीं थी कि रिश्ते नाते किस तरह के होते हैं, लेकिन जैसे ही मेरी शादी हो गई और मेरी ननद ने मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार किया तो मुझे पूरी बात के बारे में पता चल गया और मैं जिंदगी में कभी भी तुमसे ऐसी कोई बात नहीं करूंगी। उसके बाद मंजू अपनी ननद के साथ भी गिले शिकवे मिटा लेती है और उसको पूरी तरह से माफ कर देती है और कहती है कि कोई बात नहीं दीदी, आज नहीं तो कल आपकी ननद भी शादी करके वहां से चली जाएगी और उसको भी सद्बुद्धि आ जाएगी। इस बात को सुनकर पूरा परिवार हंसने लगता है और इसी तरह से हंसते खिलखिलाते हुए वह उस घर के अंदर रहने लगते हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी एक लड़के की जिसकी शादी हुई और शादी होने के बाद पति पत्नी में बहुत ही गहरा प्यार हुआ, लेकिन उनकी नौबत तलाक तक भी आ गई छोटी छोटी सी गलतियों को लेकर। अगर वो लोग एक दूसरे से अच्छी तरह से बैठकर बातें करते और इन्हीं बातों को यहीं पर सॉर्ट आउट कर लिया करते तो ऐसी कोई दिक्कत शायद नहीं आती। आप क्या कहना चाहते हो मंजू के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो मंजू की ननद के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो राजू के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।